हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना जो रिमेनिंग टॉपिक हमारा रह गया था। हमने माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। टॉपिक देखो हमारा चल रहा है मार्केटिंग एंड इन्वायरमेंट, ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अगर आपने माइक्रो इन्वायरमेंट नहीं देखा है तो उसे जाके पहले समझिए, फिर ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। ये देखो मैक्रो इन्वायरमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, ये ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बाहर होंगे, ठीक है। और इन फैक्टर्स को हम किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी कंट्रोल। देखो, these factors include political and legal, economy, social and culture, technological, demographic and natural environment। देखो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, आते हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल, सेकंड है इकोनॉमी, थर्ड है सोशल एंड कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, फिर देन डेमोग्राफिक, फिर देन नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये फैक्टर्स इसमें आते हैं। अब इन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो स्टार्ट। देखो फर्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी बिजनेस ऑपरेट करना है, बिजनेस चलाना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? पैसों की ज़रूरत तो होती है कि नहीं? तो ये होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट का होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या आते हैं। अब एवरी बिजनेस ऑपरेट इन द इकोनॉमी, कोई भी बिजनेस को चलाना है तो किससे होगा? पैसों से ही होगा, ठीक है। परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ देयर customers depend on factors such as income, saving, availability of credit etc। देखो इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें क्या होता है, जिस भी हम कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ की कंपनी की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, तो क्या होगी, यहाँ पे जो लोगों की डिमांड होगी, किसी भी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी तो लोग आना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, उस कंपनी में वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो लोग वहाँ पे आना ज़्यादा शुरू होंगे। तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उन लोगों की इनकम भी अच्छी होगी, इनकम भी इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी मार्केटिंग डिमांड बढ़ेगी, कंपनी की मार्केटिंग डिमांड बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस भी जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। ये आ जाता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। इसमें क्या आता है, देखो society is a set of relation among people including their social status and rules। culture consists of attitude, custom, belief and value of the society। देखो इसमें क्या आता है, जैसे कि हम जिस भी एरिया में यहाँ पे भी हम वर्क करते हैं तो हमें ये देखना होता है वहाँ पे कल्चर किस टाइप का है, तो उसी के हिसाब से हमें वर्क करना होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा, it include factor like natural resources, weather and climatic condition, port facilities etc। एग्जाम्पल होगा इंडस्ट्री विद हाई मटेरियल इंडेक्स लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल सोर्स, ठीक है। देखो इसमें क्या आता है, यहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं हम अपना, तो हमें वहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे कि वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, ठीक है, वेदर कैसा रहता है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, पोर्ट फैसिलिटीज़ है कि नहीं वहाँ पे, तो ये सब पे भी हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। अब देखो इस डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। पहला है हमारा एजुकेशनल लेवल, कि हमें ये देखना पड़ता है वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। फिर हमें सेक्स देखना पड़ता है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनके बारे में देखना होगा, ठीक है। फिर एज कितनी है उन लोगों की, मेल फीमेल बच्चों की कितनी कितनी एज है, ठीक है, कितनी कितनी एज के ग्रुप के लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ की ग्रोथ रेट कैसी है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। और पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे, हमें क्या करना होता है, मार्केट में ये सर्वे करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। यहाँ पे हमें ये देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, लोगों की डिमांड क्या है, किस प्रोडक्ट की लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर हम वही प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो हमें कंपनी को भी बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसको जहाँ पे लोगों को डिमांड ही नहीं है तो हमें लॉस में चला जाएगा, ठीक है। अगर हमने मार्केटिंग अच्छी की है
तो प्रॉफिट भी कंपनी को होगा, सेल्स भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। ये आ गए हमारे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। अब आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें क्या आता है, देखो टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे टू डे। टेक्नोलॉजी क्या होती है, जा रही है रोज दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अपडेटेड फॉर बेटर अप्रोच ऑफ द कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन समय के हिसाब से अगर अपडेट होना पड़ेगा कस्टमर के हिसाब से, ठीक है। तो देखो इसमें आ गया हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये हो गया। अब देखो हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, अब हमारा ये रह गया था पॉलिटिकल एंड लीगल्स में क्या आता है। इसमें देखो ये होता है कि जो भी हमारी पॉलिसीज आती हैं हमारे बिजनेस पे जो इफेक्ट डाल सकती हैं, जो पॉलिसीज, हमें उन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। बाकी सारे हमने एक एक करके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट हमारा फिनिश हो गया है। अब देखो अब हम देख लेते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट हमारा फिनिश हो गया, मार्केटिंग इन्वायरमेंट पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस। पहले हम पढ़ लेते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। देखो पहले पढ़ने से पहले हम समझेंगे इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है एंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंडस्ट्री मतलब होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है, कोई भी ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है उसे बोलते हैं हम इंडस्ट्री एनालिसिस, ठीक है। और इंडस्ट्री बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है, ठीक है। और एनालिसिस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को इवेल्युएट करना, पता लगाना, ठीक है, वो होता है हमारा एनालिसिस। अब देखो क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे समझे तो इंडस्ट्री जैसे कि हो गई ग्रुप ऑफ फर्म्स, मतलब जैसे कि आपने सुना होगा होंडा की महिंद्रा की, ये ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है कि नहीं, जो कि ये मतलब गाड़ियाँ बनाने का काम करती हैं, तो वही होती है हमारी इंडस्ट्री, मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है, ठीक है। अब देखो इसे देखते हैं डेफिनेशन से। एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर और प्रोडक्ट सर्विस। इंडस्ट्री क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है जो एक तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में और सर्विस प्रोवाइड करती है हमारी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया होंडा की, महिंद्रा की इंडस्ट्री, ये सब हो गई ना, उसी तरीके से, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्या है हमारा, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिस्कवर डेवलप प्रोड्यूस एंड मार्केट ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर यूज एज मेडिकेशन। देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, अपने कोई भी ड्रग को डिस्कवर करने का काम करती है पहले, फिर वो मैन्युफैक्चर करेगी, फिर उसे डेवलप करेगी, फिर देन प्रोड्यूस करने का काम करती है। ये क्यों कर रही है, ताकि लोगों के ये जो होता है ड्रग काम आ सके, मेडिकेशन के यूज में आ सके, ठीक है। ये इसीलिए किया जाता है। अब देखो इंडस्ट्री एनालिसिस अब है क्या, इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इट इज़ अ बिजनेस रिसर्च दैट फोकस ऑन द पोटेंशियल ऑफ एन इंडस्ट्री। देखो ये क्या होती है, एक बिजनेस रिसर्च होती है, मतलब कि हम इंडस्ट्री में इसमें क्या होता है, जिस भी इंडस्ट्री में हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें उतना पोटेंशियल है कि नहीं, ताकि तभी तो हम बिजनेस उसके साथ कर पाएंगे। अगर उसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं होगा तो हम उसके साथ बिजनेस थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस एक बिजनेस रिसर्च होती है जिसमें हम ये पता लगाते हैं जिस भी इंडस्ट्री के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें उतना पोटेंशियल है कि नहीं है, कि उसमें उतना पोटेंशियल है तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे, क्या कहते हैं, हमें उसके साथ वर्क करना है कि नहीं करना है, या बिजनेस करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये होती है हमारी इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके। देखो पहला ऑब्जेक्टिव होता है एग्जामिन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, मतलब हम ये देखते हैं, पता लगाते हैं कि इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपटीटर, फिर हमें ये देखना होता है कि उसके कंपटीटर्स कितनी है मार्केट में प्रेजेंट है, उनके बारे में समझना होता है, ठीक है, उनके बारे में पता लगाना होता है। फिर है एक्सेस इम्पैक्ट ऑफ ओन एक्शन, हमारे जो खुद के एक्शंस हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं उससे इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो टू आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर, फिर हमें जो सक्सेस फैक्टर होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए उन्हें पता लगाना होता है, ठीक है। फिर है टू एक्सेस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, फिर हमें ये देखना होता है कि इंडस्ट्री के पास जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या एक्सेस होती है, उन्हें देखना होता है फिर, ठीक है। फिर अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम 5 फोर्सेस फॉर इंडस्ट्री कंपटीशन, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं हम क्या है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है,
जिस भी इंडस्ट्री की हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ये देखना होता है उसका प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रॉफिट कभी भी ज़्यादा होता है, जिस भी इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहीं तो लोग जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनकम उनकी ज़्यादा वहीं पे तो मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि इसको अगर मैं समझाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो जैसे कि कोई एक शॉप है, उसके बगल में ही दूसरी शॉप खुल गई, दोनों ही सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट अपना बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक पहले से जो शॉप थी वो क्वालिटी वाइज तो अपना प्रोडक्ट अच्छा सेल कर रही थी, पर दूसरी शॉप क्या है, क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, पर क्या हो गई, उसकी सेल उसके आने से डिक्रीज हो गई, ठीक है। डिक्रीज होने के कारण क्या हो गई, अब वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा कि क्या कहते हैं, उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेके आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें लाएगा कि लोग उसके प्रोडक्ट उसकी तरफ, उसकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो वही होता है हमारा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बैरियर्स होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आता है हमारा इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इसमें क्या होता है, देखो देखो इसमें क्या आता है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है पर उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी ज़्यादा है, तो क्या होता है, न्यू एंट्रिंग मतलब नए लोगों की चांसेस जो होते हैं वहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आता है पहला हमारा इकोनॉमिक ऑफ सेल। सेकेंड आता है हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो देखो इसमें क्या आता है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, जैसे कोई भी इंडस्ट्री क्या आती है, एक इंडस्ट्री है डिफरेंट डिफरेंट अपने प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। पर अगर कोई न्यू एंट्रेंट आएगा तो उसे डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील करना होगा, पर उसके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड बैरियर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब थर्ड देखते हैं, तो थर्ड क्या है, गवर्नमेंट लीगल। थर्ड में आता है गवर्नमेंट लीगल में, ये होता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो हम न्यू एंट्रेंट को अपनी इंडस्ट्री में आने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड हम देखेंगे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। देखो इसमें क्या आता है हमारा, जैसे अगर कोई किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, अगर किसी भी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मतलब उसको कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को जैसे उसके जैसा सेम प्रोडक्ट मार्केट में उतार देना, वही होता है हमारा सब्स्टिट्यूट। अब देखो सब्स्टिट्यूट के चांसेस कब बढ़ते हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है बहुत ज़्यादा हाई है, तभी इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्राइस होगा। अगर उसी का सेम प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए मार्केट में कम प्राइस में, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे इन कंपैरिजन टू उस प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को हम कैसे रोक सकते हैं, अगर अपने प्रोडक्ट में हम कुछ यूनिक फीचर्स या क्वालिटी ले आए तो ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हम रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अब हम। तो देखो इसमें क्या आता है, सप्लायर का मतलब क्या होता है, जो हमें रॉ मटेरियल को सप्लाई करने का काम करेगा, रॉ मटेरियल जो भी हमें इक्विपमेंट की नीड है वो सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है। और देखो अगर सप्लायर कम होंगे तो बार्गेनिंग पावर क्या होती है, उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारी जो होता है प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में क्या आएगा, जो जो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके से हमारी प्रॉफिट को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट में क्या कर दें, अगर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज इतना ज़्यादा अच्छा होगा तो इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होगी, ठीक है। ये आ गया हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है। इसको एक और बार समझते हैं। देखो ये क्या होता है, एक तरीके से हमारे इंडस्ट्री के प्रॉफिट पे भी इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कर सके तो ये भी हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव रिवैली, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है। देखो सबसे पहले रिवैली का मतलब समझते हैं। रिवैली मतलब कोई भी अगेंस्ट होता है किसी चीज़ के, ठीक है, उसे बोला जाता है कॉम्पिटिटिव रिवैली, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, अगर कोई भी इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट इंडस्ट्री का ज़्यादा हो रहा है तो इसे दूर करने के लिए हमें मार्केट का शेयर क्या होता है, बढ़ाना होता है, जिससे हम ये दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डिटेल में ये चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, तब आपको मैं नोट्स इसके प्रोवाइड करूँगी डिटेल में, ठीक है। अब